नमस्कार, उड़ान ऐस अकेडमी की लर्निंग प्लेटफॉर्म आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राव। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो मुख्य परीक्षा की विश्लेषण सीरीज प्रारंभ हुई है उड़ान ऐस अकेडमी द्वारा, जहां आप देखेंगे 2012 से लेकर 18 तक प्रश्नों का विश्लेषण। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न पत्र 4 के भाग 1, जिसमें हम देखेंगे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्नों का हम विश्लेषण करेंगे यहाँ पर, और आगे आने वाले मुख्य परीक्षा 2019 के संभावित प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं पहले टॉपिक की ओर, रसायन विज्ञान। देखिएगा, सिलेबस में बदलाव हुए हैं और जो बदलाव होने के बाद हमारे पास जो सिलेबस आया है, हम उसी पर चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं और उससे संभावित जो प्रश्न बनते हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, रसायन विज्ञान की अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर है रासायनिक अभिक्रिया, फिर धातु, धातु कर्म, अधातु, फिर कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक, और फिर दिया हुआ है कुछ सामान्य कृत्रिम बहुलक। ये वाला पूरा का पूरा क्या है, सिलेबस है। पहला अगर हम देखें टॉपिक रसायन के अंतर्गत, तो यहाँ पर देखिएगा पहला टॉपिक क्या है आपका, रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं रासायनिक साम्य। फिर उसके बाद दिया है तीव्र एवं मंद अभिक्रिया। ये आपका पहला टॉपिक है रसायन विज्ञान के अंतर्गत। तो देखते हैं अब तक इस टॉपिक से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिएगा, एक प्रश्न पूछा गया है रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक। फिर रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिभाषित कीजिए, मतलब जो लिखा हुआ है सिलेबस का पॉइंट वो पहले ही लिख चुका है। फिर रासायनिक साम्य से आप क्या समझते हैं, देखिएगा रासायनिक साम्य यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सिलेबस से टू द पॉइंट पूछा गया है और उससे संबंधित कुछ अंकित प्रश्न भी यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर देखिएगा और क्या है, तो तीव्र और मंद अभिक्रिया सिलेबस में है। फिर उसके बाद देखिएगा फिर से सेम प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये पूछा जा चुका वाला प्रश्न कब आया था अंतिम बार, तो 2017। इसका अर्थ ये है कि अगर हमारा सिलेबस पहले टॉपिक का छोटा है और वहां पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो वहां से क्वेश्चन अब क्या होने लगेंगे, रिपीट होने लगेंगे। तो यहाँ पर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आपको, खासकर विज्ञान विषय के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, आए हुए प्रश्नों के साथ साथ कुछ संभावित प्रश्नों पर भी आपको क्या करनी होगी, तैयारी करनी होगी। बस इतना ही आपको क्या करना है, रसायन विज्ञान या कहें पूरा का पूरा साइंस आपको ऐसा ही रेडी करना है। जैसे बात करते हैं इससे संभावित प्रश्नों की, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं तीव्र और मंद रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण से समझाइए। फिर उसके बाद एक और प्रश्न देख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करते हुए अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों की व्याख्या करें। तो इस प्रकार से क्या है, एक प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। ठीक, तो यहाँ पर जो पुराने पूछे गए प्रश्न है वो तो तैयार करने हैं, साथ में ये दो प्रश्न और रख लीजिए। तो देखते हैं दूसरा टॉपिक हमारा रसायन विज्ञान के अंतर्गत, वो है धातुएं, जिसके अंदर हमें क्या देखना रहेगा, आवर्त सारणी में धातु की स्थिति, सामान्य गुण, धातु, खनिज अयस्क और खनिज अयस्क में अंतर। तो देखिएगा, पहला प्रश्न 2016 में पूछा गया, यहाँ से हाइड्रोजन के समस्थानिकों के बताते हुए समस्थानिक प्रभाव को समझाइए। एक प्रश्न यहाँ पर ये पूछा गया है, खनिज एवं अयस्क को परिभाषित करें और उनमें विभेद करें, मतलब उसमें क्या लिखें, अंतर लिखें। ये कब आया था, 2017, 2 अंक का। अब देखिएगा, इतना ही प्रश्न इस टॉपिक से पूछा गया है। अब इससे संबंधित प्रश्नों की अगर चर्चा करें तो यहाँ पर आप एक प्रश्न बन सकता है, धातुओं के सामान्य गुण का उल्लेख करें, जैसे कि वो चमकदार होता है, ठोस होता है, निश्चित आकार आकृति होता है, इस प्रकार के गुण। वही दूसरा एक पूछ सकता है कि सामान्य रासायनिक गुण का क्या करें, उल्लेख करें। अब सामान्य रासायनिक गुण अगर बोला है तो वहां पर ऑक्सीजन से क्रिया करने पर क्या बनेगा, फिर हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, जल से क्रिया करके क्या बनाएगा, इनका उल्लेख करना है। तो धातु वाला टॉपिक आपका खत्म हो गया। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है धातु कर्म। देखिएगा, प्रत्येक वर्ष यहां से निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहां पर आपको एक एक टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है जो भी यहां पर दिया हुआ है। जैसे देखिएगा, अयस्कों का सांद्रण, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, शोधन, कॉपर का, फिर आयरन का क्या करना है, धातु कर्म, धातु का संचारण, मिश्र धातुएं। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको अच्छे से लिखना है, क्योंकि देखिएगा 2014, फिर 15, फिर उसके बाद 15। तो देखिए 15 में 12 नंबर का पूछा गया है, और अगर देखें यहाँ से तो यहाँ पर 20 नंबर का प्रश्न भी यहाँ से बना हुआ है, फिर यहाँ से 2 नंबर का भी प्रश्न बना हुआ है। और आगे अगर देखते हैं तो 2018 की अगर हम बात करें, जब सिलेबस में परिवर्तन हुआ था तो 2 नंबर का यहाँ पर आया, 2 नंबर का यहाँ पर, फिर ये, और 4 नंबर का यहाँ, फिर उसके बाद आप देखते हैं 8 नंबर। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि एक टॉपिक से 16 अंक के यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। जैसे कि आपने देखा 2018 में एक टॉपिक से ही 16 नंबर के प्रश्न बन गए हैं। तो देखिए, यहाँ से प्रश्न जो है आने निश्चित हैं, तो आगे आने वाले वर्षों में भी यहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न बनेंगे ही। अब देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। जैसे देखिएगा, अयस्क के प्रगलन और भंजन से आप क्या समझते हैं। एक प्रश्न पूछा गया, संचारण को परिभाषित कीजिए। एक प्रश्न है, मिश्र धातु की परिभाषा 2 उदाहरण से लिखिए। फिर लिखा हुआ है,
आयरन के प्रमुख अयस्कों के नाम लिखिए और उसके निष्कर्षण की विधि व का वर्णन करें, साथ ही रासायनिक समीकरण सहित कीजिए। मतलब ये है कि उसका पूरा निष्कर्षण लिखना है, रासायनिक विधि और रासायनिक अभिक्रिया सहित। आगे देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपर के 2 अयस्कों के नाम लिखिए, 2 नंबर में पूछा गया है। फिर उसके बाद देखते हैं कॉपर पायरेट से कॉपर के निष्कर्षण की विधि का उल्लेख करें। फिर उसके बाद लिखा है तांबे के निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो ये भाई तांबे जो है तनु नाइट्रिक अम्ल, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनता है, अभिक्रिया कैसे होती है वो पूछा गया है। फिर उसके बाद वात्या भट्टी में आयरन अयस्क से सिलिकेट की अशुद्धि किस प्रकार हटाई जाती है, ये भी एक प्रश्न पूछा गया है। तो रासायनिक अभिक्रिया सहित लिखिए। मतलब पूरा का पूरा टॉपिक आपसे यहाँ पर पूछा जा चुका है। और भी अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, लौह अयस्क का सांद्रण किस प्रकार होता है, मिश्र धातु अमलगम को परिभाषित कीजिए। फिर उसके बाद ढलवा पिटवा लोह इस्पात में अंतर लिखिए। फिर उसके बाद लिखा हुआ है उदाहरण सहित भर्जन तथा निस्तापन को समझाइए। और फिर लास्ट में लिखा है लौह शोधन में वात्या भट्टी में होने वाली क्रियाओं का वर्णन करें। मतलब एक बार फिर से रिपीट हो गया, देखिए 2018 में पुनः रिपीट, क्योंकि एक ऐसा ही प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर एक ऐसा प्रश्न आपको दिखाई दे सकता है, अयस्क सांद्रण प्रगलन और एवं भंजन से आप क्या समझते हैं, धातु मल क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करें, संक्षारण से बचाव के कौन से तरीके हैं, उदाहरण सहित लिखिए। फिर मिश्र धातु किसे कहते हैं, 2 मिश्र धातुओं के नाम और उसके उपयोग लिखिए। आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अधातुएं। अब देखिएगा आवर्त सारणी में अधातुओं की स्थिति और सामान्य गुण, ऐसा हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। और इससे संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, धातु एवं अधातुओं को उदाहरण सहित परिभाषित करें। कब पूछा गया, 2014 2 नंबर में पूछा गया है। इससे संबंधित अगर संभावित प्रश्नों की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, अधातुओं के सामान्य गुण, जैसे मैंने धातुओं के लिए बताया था, जैसे चमकदार होता है, आकार निश्चित होता है ना, ऐसे ही आपको किसके लिए बताना है, अधातुओं के लिए। और अधातुओं के रासायनिक गुण, जैसे कि वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, जल से क्रिया करके क्या बनाएगा, जैसे कि हमने धातुओं के लिए किया था। तो यहां पर हो सकता है आपको इससे संबंधित प्रश्न बने। अगले जो टॉपिक है हमारा, लिखा है कुछ सामान्य कृत्रिम बहुलक, पॉलीथीन, पॉलीविलाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, साबुन एवं अपमार्जक। अब देखिएगा इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और हर साल यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो देखिएगा टेफ्लॉन बहुलक की संरचना एवं उपयोग लिखिए। 2015 में यहाँ से प्रश्न बना है। बहुलक और बहुलीकरण से आप क्या समझते हैं, देखिएगा ये भी प्रश्न 10 नंबर में पूछा गया है 2015। मतलब इस टॉपिक से ही कितने नंबर के प्रश्न बन गए हैं, 12 नंबर के प्रश्न बन गए हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित बनाने की विधि एवं संरचना की विवेचना कीजिए। ये भी देखिएगा 2015 में 10 अंक का पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, रबर बनाने का, पीवीसी बनाने का, पॉलीथीन बनाने का। तो देखिएगा ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर एक बार ये प्रश्न पूछा गया, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, ठीक है, कब, 2013 में 2 अंक का। फिर लिखा है पीवीसी की संरचना एवं उपयोग लिखिए, 2013 में 2 नंबर के, ये भी पूछा गया है। आगे अगर बढ़ते हैं इससे संबंधित प्रश्नों में जो अब तक आए हुए हैं, तो देखिएगा संरचना के आधार पर पॉलीमर का वर्गीकरण उदाहरण सहित लिखिए, 13 में ही पूछा गया है, 4 अंक का। फिर बहुलक क्या है, संश्लेषण के आधार पर इसका वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। साथ में क्या बोला है, टेफ्लॉन का रासायनिक नामकरण भी लिखिए, ये 8 अंक का पूछा गया है। साबुन अपमार्जक क्या है, अब देखिए वापस से रिपीट होना चालू हो गया, क्योंकि जो पॉइंट है हमारा क्या है, छोटा है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने पहले कहा है आपसे, कि आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं खासकर साइंस में, उसको ही वापस क्या करिए, बनाने का प्रयास करें। और जो छूट गया है उसको वहां से देख लीजिए, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी संभावित प्रश्नों में रखा हुआ है। तो यहाँ देखिए अपमार्जकों के प्रकार लिखिए, साबुन की तुलना में अपमार्जकों की निर्मलन क्षमता क्यों अधिक होती है, क्यों बेहतर मानी जाती है, इसका उल्लेख करना है। तो ये भी देखिएगा कितने, 2017 में 4 अंक का पूछा गया है। फिर ताप शून्य में क्या है, पॉलीथीन बहुलक की संरचना एवं उपयोग लिखिए, ये लिखा गया है। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है, 2 अंक का। अब देखिए इससे संबंधित संभावित प्रश्न अगर देखें तो बहुलक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित प्रकार लिखिए, एक ये प्रश्न बन सकता है। टेफ्लॉन बहुलक का गुण और क्या लिखा है, उपयोग लिखिए, तथा किस प्रकार बनाया जाता है ये भी बताना है आपको। पॉलीविलाइल क्लोराइड के गुण एवं उपयोग लिखिए। साबुन किसे कहते हैं, 2 सामान्य सूत्र लिखिए साबुन के। ऐसे प्रश्न आपको हो सकता है आगे मिले। अब देखते हैं दूसरा जो है इसका हिस्सा, साइंस के अंतर्गत हमें जो देखना है वो है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में सबसे पहले हम इसके सिलेबस पर नजर डालते हैं। तो सिलेबस में देखिए प्रकाश लिखा हुआ है, फिर गैस विद्युत विसर्जन, फिर सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति के कारण,
फिर उसके बाद देखते हैं विद्युत और इसके प्रभाव, फिर उसके बाद है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसके अंतर्गत सोलर सेल संरचना, फिर उसके बाद क्या है पीएन जंक्शन डायोड के बारे में आपको देखना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं भौतिक विज्ञान के पहले टॉपिक की ओर, जहां पर लिखा हुआ है प्रकाश। तो इसमें देखिएगा, इसके अंतर्गत अगर देखें तो प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, समतल एवं वक्र सतह से परावर्तन, साथ ही देखते हैं समतल, उत्तल एवं अवतल दर्पण द्वारा क्या है प्रतिबिंब रचना, और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या देखना है अंतर, अर्थात एफ और क्या देखना है आर में संबंध देखना है। तो यहाँ पर देखिएगा, इससे संबंधित अगर प्रश्नों को देखें तो आपको पहला प्रश्न दिख रहा है अवतल दर्पण के क्या लिखना है, दो उपयोग बताइए लिखा है। फिर उसके बाद उत्तल दर्पण के दो उपयोग, साथ में फिर समतल दर्पण द्वारा बने गए जो प्रतिबिंब है इनकी दो विशेषताएं बतानी है। फिर वाहनों में उत्तल दर्पण को क्यों रखा जाता है पीछे देखने के लिए, ये पूछा गया है। प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखे। तो देखिएगा यहाँ से जितने भी प्रश्न अब तक बने हैं तो वो 2 नंबर के बने हैं। फिर उसके बाद और देखते हैं लास्ट में, तो प्रकाश के मूल गुण क्या है, कोई 4 लिखिए। तो ये भी क्या है 2 अंक में पूछा गया। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो 2-2 अंक का पूछा गया है। अगर इससे संबंधित अगर हम संभावित प्रश्नों की चर्चा करें तो यहाँ पर है पहला प्रश्न, प्रकाश की प्रकृति से संबंधित जो सिद्धांत का उल्लेख किया गया है उसका, जैसे न्यूटन का कर्णिका सिद्धांत है, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है, उन पर आपको चर्चा करनी है। फिर है समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब रचनाओं की क्या करना है, विशेषताएं लिखिए, ये प्रश्न पूछा जा चुका है ऑलरेडी। अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए सिलेबस अगर खत्म हो गया है जो पॉइंट है तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो है यहाँ से रिपीटेड हो सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए गोलीय, गोलीय अर्थात याद रखिएगा अवतल और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के संबंध में क्या कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए। तो ये प्रश्न हो सकता है 4 या 8 नंबर में आपको दिखाई दे, क्योंकि ये प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है गैसों में विद्युत विसर्जन। तो देखिएगा ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी लगातार प्रश्न बनते हैं। जैसे देखिए 2002 में यहाँ पर पूछा गया है एक्स किरण से। फिर देखिएगा कैथोड किरण क्या है, इससे पूछा गया है 2015 में 10 अंक से। फिर एक्स किरण के गुण और उपयोग लिखिए, ये 2016 में 4 अंक का पूछा गया है। वही देखिएगा वापस सिलेबस रिपीट हो गया है, ठीक है, दिख रहा है सिलेबस वापस रिपीट, क्योंकि गैसों में विद्युत विसर्जन के यही 2 टॉपिक महत्वपूर्ण है। अगर बात करें इससे संभावित प्रश्नों की तो फिर से वही आ जाएगा क्या, कि एक्स किरण किसे कहते हैं, इनके 4 गुण और उपयोग लिखिए। विसर्जन नलिका क्या होती है इसे परिभाषित के, ये प्रश्न बन सकता है। साथ में कैथोड किरण को एक बार और रेडी कर लीजिए। अगला टॉपिक है हमारा सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति के क्या क्या कारण हैं। तो देखिए इससे संबंधित प्रश्न अगर हम देखें तो जो पूछे गए हैं, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है वर्णन कीजिए, 2014 में 4 अंक का पूछा गया है। फिर एक प्रश्न पूछा गया सौर ऊर्जा के कोई 4 उपयोग लिखिए, ये कितने नंबर का पूछा गया है, तो 2 अंक का पूछा गया 2018 में। अब इससे संभावित अगर प्रश्नों की अगर हम बात करें तो सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति के सिद्धांत में विद्वानों द्वारा कौन कौन से कारण बताए गए हैं, कौन कौन से मत दिए गए हैं। जैसे सबसे प्राचीन जो सिद्धांत है उसमें ये बोला गया कि जो सूर्य है वो क्या है, विशाल कोयले का भंडार है जो जल रहा है, लेकिन बाद में इसे खारिज किया गया क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक, तो ऐसे सिद्धांत कौन कौन से दिए गए हैं वहां पर सूर्य में ऊर्जा के, वो आपको बताने हैं। फिर अगला जो टॉपिक है हमारा वो है विद्युत और इसके प्रभाव, जिसके अंतर्गत आपको देखना है विद्युत तीव्रता क्या है, विद्युत विभव या विभवांतर क्या है, विद्युत धारा क्या होती है, फिर ओम का नियम क्या होता है। साथ ही देखना है प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधों का क्या है संयोजन, साथ में देखना है इसे प्रभावित करने वाले कारक। साथ ही देखिएगा इससे संबंधित क्या है आंकिक प्रश्न, और ये पूछे भी गए हैं आंकिक प्रश्न, यहाँ से हम देखेंगे आगे। जैसे पहला प्रश्न देखते हैं ओम का नियम क्या है, ये कब पूछा गया है, 2012 2 अंक का पूछा गया है। फिर विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, देखिएगा सिलेबस में ही है वो, है ना, इसका ऐसे पद्धति में इसकी इकाई बताना है। फिर विद्युत विभव क्या है, तो देखिएगा यहाँ पर विभव लिखा हुआ है तो वहां से प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा एक आंकिक प्रश्न भी यहाँ पर पूछा गया है, 3 प्रतिरोध 2-2 अंक को जोड़कर बनाया गया है, उसमें बताना था परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। फिर उसमें देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है वह कौन से कारक हैं जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है, मतलब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पर पूछा गया प्रश्न। फिर विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा देखिए, फिर से रिपीट हो गया आपका सिलेबस। देखिएगा और आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो एक विद्युत केटली जिसकी रेटिंग क्या दी हुई है 220 वोल्ट 2.2 किलोवाट, और फिर उसके बाद दिया हुआ है 3 घंटे कार्य करती है, तो व्ययित ऊर्जा जो है एवं ली गई धारा की गणना आपको यहाँ पर करनी है। तो ये कितना अंक का पूछा गया था, 4 अंक का पूछा गया है। तो प्रतिरोधों के संयोजन के नियम लिखिए तथा समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र लिखिए, ये प्रश्न पूछा गया है 2018 4 अंक का। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए, इसकी इकाई क्या है। फिर उसके बाद देख सकते हैं 2 प्लेटों के बीच की दूरी, एक और क्या दिया हुआ है आपको आंकिक प्रश्न दिया हुआ है
एक और आंकिक प्रश्न पूछा गया है लगभग, एक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति तथा व्ययित ऊर्जा को इनके एसआई मात्रक में इकाई सहित समझाइए। साथ ही बोला है कि 1 किलोवाट और ऊर्जा क्या होती है। तो देखिएगा यहाँ पर भी एक प्रश्न पूछा गया है 8 अंक का। तो यहाँ से देखिए ये जो टॉपिक है बहुत ही नंबर का है, यहाँ से निश्चित तौर पर आपको ज्यादा अंक के प्रश्न यहाँ से दिखाई देंगे। अगर आगे देखें तो यहाँ पर संभावित प्रश्नों की अगर सूची हम देखें तो संभावित प्रश्नों की सूची यहाँ पर कम है, क्योंकि यहाँ पर जो टॉपिक है उससे सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब देखिए आपको इस टॉपिक अगर रेडी करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुराने जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको रेडी करना है। साथ में जैसे 2 छोटे छोटे टॉपिक और हैं कि कूलाम का नियम क्या है और प्रतिरोधों को कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं, ये 2 प्रश्न और आप रेडी कर सकते हैं। हालांकि ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला जो टॉपिक है हमारा वह है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, इसकी उपयोगिता, विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा व्यय की गणना और विद्युत प्रयोग में रखी जाने वाली जो सावधानियां हैं उन पर हमको चर्चा करनी है। तो यहाँ से एक प्रश्न अगर पूछा गया है, देखिएगा 2012 में ही 10 अंक का विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है, वो कितने अंक का पूछा गया, 10 अंक का पूछा गया है। फिर देखिए संभावित प्रश्नों की अगर हम चर्चा करें, विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए, विद्युत प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियां लिखिए। फिर उसके बाद और है शक्ति एवं विद्युत ऊर्जा व्यय की गणना हेतु आंकिक प्रश्न भी यहाँ से क्या हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो ये भी क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित जो प्रश्न थे वो पीछे हम पूछ चुके हैं, ठीक, तो वो भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं तो अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव, सोलर सेल संरचना और पीएन जंक्शन डायोड। तो यहाँ से कौन कौन से प्रश्न अब तक पूछे गए उन पर अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर सोलर सेल क्या है, ये 2012 में 2 अंक का पूछा गया है। फिर देखिएगा फोटोवोल्टिक सेल का सिद्धांत, फिर अर्धचालक क्या है, पीएन जो डायोड की संरचना और कार्यविधि लिखिए। फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। फिर आइंस्टाइन समीकरण, देहली आवृत्ति क्या होती है, कार्यफलन को समझाइए, प्रकाश के विद्युत प्रभाव को जो है उपयोग लिखिए। तो इस प्रकार ये 2018 में ही कितने अंक का पूछ चुका है, 15 अंक का एक प्रश्न बन चुका है। तो देखिए ये पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है ये पूरा पूरा कवर हो चुका है। साथ में सोलर सेल भी पूछा जा चुका है। अब क्या एक प्रश्न बन सकता है संरचना से, और साथ ही देखिएगा पीएन जो डायोड है इस पर भी एक प्रश्न बन सकता है। तो देखिए यहाँ से इतने प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये पूरा टॉपिक यहाँ पर कवर हो गया। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर मैंने संभावित प्रश्न नहीं रखे हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे टॉपिक आपको फिर से पढ़ना ही है, क्योंकि ये टॉपिक से अगर प्रश्न आया तो कोई एक ना एक प्रश्न यहाँ से अगले वर्ष फिर से निश्चित तौर पर यहाँ पर उठ सकता है। तो बढ़ते हैं हमारे साइंस के तीसरे सेक्शन की ओर, जो है जीव विज्ञान। अब देखिएगा जीव विज्ञान का भी सिलेबस क्या है, काफी विस्तृत है। तो बढ़ते हैं पहले सिलेबस की ओर, और सिलेबस देखिएगा, सिलेबस यहाँ पर है परिवहन से संबंधित है। फिर उसके बाद देखिए परिवहन भी कहाँ, पौधों में, फिर मनुष्यों में, और मनुष्यों में होने वाले जो है हृदय की संरचना, यहाँ से 15 अंक का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कब, तो 2018 मुख्य परीक्षा में 15 अंक का। फिर देखिएगा प्रकाश संश्लेषण, फिर श्वसन है, फिर पाचन तंत्र है, फिर उसके बाद नियंत्रण एवं समन्वय है। आगे और देखें तो यहाँ पर प्रजनन एवं वृद्धि, साथ ही देखिएगा अनुवांशिकी एवं विकास। तो एक एक करके टॉपिक वाइज हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और संभावित प्रश्न पर भी हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो टॉपिक है वह है परिवहन। अब परिवहन कैसे, पौधों में जल और खनिज लवण का परिवहन, फिर जंतुओं में, और जंतु में भी कौन, मनुष्य। तो यहाँ पर देखना है रुधिर की संरचना और कार्य जो है हृदय की संरचना, साथ ही उसकी कार्यविधि। तो यहाँ पर देखते हैं पहला जो प्रश्न पूछा गया है धमनी और सिरा में अंतर, कब पूछा गया है, 2012 2 अंक का। फिर 2012 में ही 4 अंक का प्रश्न पूछा गया है श्वेत रक्त कर्णिकाओं पर टिप्पणी लिखे। फिर उसके बाद कौन सा प्रश्न पूछा गया है, मनुष्य के हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए, इसकी स्पंदन क्रिया पर भी क्या है, प्रकाश डालिए। देखिए 2012 में कितने अंक का पूछा गया है, 40 अंक का पूछा गया है। फिर उसके बाद अगर चर्चा करें तो यहाँ पर क्या है, मनुष्य के रुधिर समूह की टिप्पणी लिखिए 4 अंक में। तो देखिएगा इससे पूर्व वर्ष में ही 46 अंक के प्रश्न बन चुके हैं 2012 में इसी टॉपिक से, ठीक है। अब 2013 में भी यहाँ से रिपीट हो गया। तो यहाँ देखिए मनुष्य की रक्त की संरचना एवं कार्यों का उल्लेख करें, देखिए फिर से 20 अंक का। तो ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, मतलब लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे गए, वो भी ज्यादा अंक के। फिर देखिए हृदय के किस भाग को पेसमेकर कहते हैं और क्यों कहते हैं, ये एक प्रश्न पूछा गया है 4 अंक का। आगे देखें रुधिर का थक्का जमना क्या है, 17 में पूछा गया है। फिर उसके बाद पूछा गया है 2018 मुख्य परीक्षा में भी यहाँ पर 15 अंक का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। देखिए मानव हृदय की संरचना और कार्यविधि का वर्णन करें। और याद रखिएगा बायोलॉजी में या कहें जीव विज्ञान में ज्यादा से ज्यादा अंक मिलते हैं अगर अपने अच्छे डायग्राम बनाए हों। जैसे कि हमारे वीडियो सीरीज में बताया गया है 2018 के प्रश्न पत्र का विश्लेषण में
दो आंसर शीट लिए गए हैं उदाहरण के लिए। तो एक आंसर शीट में जहां पर डायग्राम अच्छा बना था, हालांकि उसमें लेखन कम था, और एक आंसर शीट में डायग्राम अच्छा नहीं बना था लेकिन लेखन अच्छा था। तो नंबर किसको ज्यादा मिले थे? जहां पर डायग्राम अच्छा बना हुआ था। तो आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिएगा यहाँ पर डायग्राम बनाने में। अब देखते हैं इसे संभावित प्रश्नों की अगर चर्चा करें तो परिवहन विधियां में देखिएगा, वाष्पोत्सर्जन और स्थानांतरण को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए, समझाइए। रसारोहण क्या होता है इसे बताइए। रक्त कणिकाओं पर टिप्पणी लिखिए। अब जितने प्रकार के रक्त कणिकाएं होती हैं उन पर टिप्पणी, तो यहाँ पर आप सब में क्या कर सकते हैं, 4 से 8 नंबर तक के आपके उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पर तो रसारोहण आपका 2 से 4 नंबर में आप लिख सकते हैं क्या होता है। अगला जो टॉपिक है हमारा प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रमुख जो पद होते हैं वो, फिर उसके बाद देखिएगा प्रकाश अभिक्रिया और अंधकार अभिक्रिया, जिसको प्रकाशीय और आकाशीय भी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर है पहला प्रश्न जो पूछा गया है, प्रयोग द्वारा कैसे सिद्ध करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण हेतु पर्णहरिम आवश्यक होते हैं, मतलब क्लोरोफिल आवश्यक होते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। फिर एक प्रश्न बना हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश अभिक्रिया की भूमिका क्या है, ये प्रश्न बना है 2013 में। फिर एक प्रश्न पूछा गया है, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 क्या है, आवश्यक है। मतलब देखिएगा पूरा का पूरा क्या है, प्रयोग से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। फिर देखिए प्रकाश संश्लेषण में CO2 संतुलन बिंदु क्या है ये बताना है। प्रकाश संश्लेषण में C3 और C4 चक्र क्या है, 20 अंक का ये भी पूछा जा चुका है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख करें, ये भी पूछा गया है 2016 मुख्य परीक्षा में 2 अंक का। आगे चर्चा करें तो चक्रीय अचक्रीय फोटो फॉस्फोरिलेशन क्या होता है, ये पूछा गया यहाँ पर 8 नंबर का। और वही देखिएगा 2018 मुख्य परीक्षा में C3 और C4 वापस पूछा गया है, मतलब सिलेबस क्या है, वापस से रिपीट हो रहा है। देखिए तो ये कितने अंक का प्रश्न था, 4 अंक का प्रश्न था। तो यहाँ से देखिएगा जो सिलेबस में पूछा जा चुका है और जितना सिलेबस है अगर उतना क्वेश्चन आ चुका है तो आपको क्या करना है, पूरा का पूरा फिर से पढ़ना है, जितने भी क्वेश्चन है उसकी तैयारी फिर से करनी है। तो यहाँ पर देखिए एक प्रश्न संभावित प्रश्न है, प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया में अंतर लिखिए, एक प्रश्न यहाँ पर आप बना सकते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वह है श्वसन से संबंधित है। तो परिभाषा, श्वसन, श्वासोच्छ्वास क्या होता है, श्वसन के प्रकार, आक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन, साथ ही देखिए मनुष्य का श्वसन तंत्र एवं श्वसन प्रक्रिया। तो इस प्रकार का क्या है सिलेबस है जिसमें हमें देखना है कौन कौन से प्रश्न आए हैं अब तक। तो देखिएगा मनुष्य के श्वसन तंत्र की संक्षेप में व्याख्या कीजिए और श्वसन क्रिया को भी क्या कीजिए, समझाइए। ये देखिए 2012 में ही 8 अंक का पूछा जा चुका है। फिर यहाँ पर पूछा गया है श्वसन गुणांक क्या होता है, इसको बताना है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा में किसका श्वसन गुणांक कम होता है और क्यों होता है वो बताना था। फिर देखिएगा सांस लेने में डायफ्राम की भूमिका क्या होती है, इस पर भी चर्चा करनी है। फिर उसके बाद अगर देखें श्वसन तंत्र के विभिन्न अंग क्या है, मनुष्य के श्वसन कैसे होता है, तो ये भी बताना है कि मनुष्य में श्वसन जो है कैसे होता है। फिर अवायवीय श्वसन को परिभाषित कीजिए। फिर O2 के बिना जो श्वसन होता है वो क्या होता है, अवायवीय होता है, वो बताइएगा। फिर इसके बाद क्या है, मानव के श्वसनांगों का सचित्र वर्णन करें। तो देखिए पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो क्या हो चुका है, कवर हो चुका है। आपका ये टॉपिक अभी बाकी है, देखिएगा इससे भी एक आध प्रश्न बन सकते होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्या है, सिलेबस में जितना भी लिखा हुआ है लगभग सबके सब क्या है, कवर हो चुके हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम संभावित प्रश्न अगर देखें तो एडेनोसिन ट्राइसफॉस्फेट के कार्य लिखिए, ATP जिसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद देखिएगा ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में क्या लिखिए, अंतर लिखिए। फिर श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर जो अभी तक नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, संभावित प्रश्न हमारे। अगले जो टॉपिक है वो है क्या, मनुष्य का पाचन तंत्र एवं पाचन प्रक्रिया। यहाँ से भी लगभग प्रश्न पूछे गए हैं अब तक। तो देखिएगा पाचन क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र या कहें पाचन संस्था में होने वाली प्रमुख पाचन क्रिया एवं उनमें संबंधित एंजाइम का क्या कीजिए, उल्लेख कीजिए। 2013 मुख्य परीक्षा में 8 अंक का पूछा जा चुका है। वही देखिए पाचन क्या है, मनुष्य के आहार नाल में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा के पाचन की क्रिया का वर्णन कीजिए एवं इसके प्रसूचन की प्रक्रिया को भी क्या कीजिए, समझाइए। ये कितने अंक का पूछा गया, 2017 में 20 अंक का पूछा जा चुका है। तो यहाँ से देखिएगा बड़े अंक के ही प्रश्न पूछे गए हैं अब तक। तो बात करें इसे संभावित प्रश्नों की, तो देखिएगा पाचन ग्रंथियों का विस्तार पूर्वक क्या कीजिएगा, वर्णन करें। एक ये प्रश्न बन सकता है कि कौन से ग्रंथि में कौन सा एंजाइम मिलेगा। फिर उसके बाद क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र की जानकारी को निम्नांकित चित्र सहित क्या कीजिए, संक्षेप में लिखिए। तो ये प्रश्न हो सकता है आपको अगली बार 8 या 15 नंबर में दिखाई दे, क्योंकि देखिएगा चित्र सहित अगर लिखने को बोलेगा तो आधे नंबर तो चित्र के ही रहते हैं, ये समझ जाइए। तो यहाँ से भी संबंधित आपको क्या हो सकते हैं, प्रश्न मिल सकते हैं।
अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नियंत्रण एवं समन्वय। तो यहाँ पर देखिए कैसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, कौन कौन सा टॉपिक होगा। तो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु की क्या है संरचना है, साथ ही देखिएगा उसके कार्य भी आपको बताने हैं, पौधे और जंतु में समन्वय बताना है, पादप हार्मोन्स बताना है। तो पादप हार्मोन्स के अलावा क्या हो गया, ह्यूमन हार्मोन्स भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, हार्मोन और उसके क्या होते हैं कार्य क्या होते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या करना है देखना है। तो देखिएगा इसमें अब तक पूछे गए प्रश्न है उन पर अगर चर्चा करें तो क्या है, मनुष्य में उपस्थित सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि का नाम लिखिए और उसके कार्य लिखिए, 2 अंक में पूछा गया है। फिर ऐसी एक ग्रंथि का नाम बताइए जो बाह्य स्रावी अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में जानी जाती है। मनुष्य में इस ग्रंथि के कार्य का संक्षिप्त क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो ये 2 नंबर में पूछा गया है। हाइपोथैलेमस हाइपोफाइसियल तंत्र का अंतःस्रावी ग्रंथियों के नियंत्रण में अग्रणी योगदान को समझाइए। प्रत्येक अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन्स के प्रमुख कार्य का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न 2014 में 20 अंक का पूछा गया है। तो देखिएगा पूरा टॉपिक से आप क्या देख रहे हैं, हर टॉपिक से प्रश्न बने हैं यहाँ पे। साथ ही देखते हैं मनुष्य में थायराइड ग्रंथि कहाँ है। साथ ही ये पूछा है इसके द्वारा स्रावित हार्मोन्स और इसके कार्य या नियंत्रण का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। किस अंतःस्रावी ग्रंथि की अक्रियता से मधुमेह होता है, ठीक है, और क्यों होता है ये बताना है। फिर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पादप हार्मोन्स की क्या लिखे, स्रोत लिखे और क्या कार्यों का उल्लेख कीजिए। जैसे है ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है। तो इनका क्या करना है, वर्णन करना है। आप देखिएगा ये 8 नंबर, मतलब एक एक करके अगर लिखेंगे तो 4-4 नंबर का एक एक प्रश्न था ये। फिर यहाँ देखिए प्रतिवर्ती क्रिया क्या है एवं इसकी क्रिया विधि बताइए। तो ये प्रश्न देखिए 2015 में 10 अंक का पूछा गया है। फिर है तंत्रिका कोशिका की संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, मतलब क्या बनाना है, छोटा सा चित्र बना के उसका क्या करना है, वर्णन करना है। अब बात करें इससे संभावित प्रश्नों की, तो आप देखिएगा मेरुरज्जु क्या है और इसके कार्य लिखिए, ये एक प्रश्न बन सकता है जो अभी तक नहीं बना है। फिर क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में उपस्थित हार्मोन के नाम और इसके कार्य लिखिए। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा पूरा जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो पूरा पूरा कवर हो जाएगा। अब देखिएगा कितने सारे जो हार्मोन्स होते हैं, जो ग्रंथियां होती हैं उनको लिखिए, फिर उससे निकलने वाले हार्मोन, फिर उसके कार्य। जिससे क्या होगा, जैसे कि आप देख रहे थे यहाँ पर पादप हार्मोन से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए थे। तो ऐसे ही पादप हार्मोन्स और जंतु में जो हार्मोन्स मिलते हैं उनसे संबंधित सारे के सारे आप हार्मोन्स को रेडी कर लें और उनके कार्य देख लें। जिससे क्या होगा, आने वाले मुख्य परीक्षा में जब ये प्रश्न आए तो आप आसानी से क्या कर सकें, उसे लिख सकें। अगला टॉपिक है हमारा प्रजनन एवं वृद्धि। देखिएगा इसमें आपको क्या देखना रहेगा, प्रजनन के प्रकार देखने रहेंगे। फिर आप देखिएगा कृत्रिम वर्धी प्रजनन क्या होता है, स्तरीकरण क्या होता है, कलम लगाना क्या होता है, ग्राफ्टिंग क्या होता है, फिर पौधों में लैंगिक प्रजनन क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखना है कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो देखिएगा यहाँ पर परागण क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है समझाइए, ये 2 अंक का पूछा गया है। फिर कृत्रिम वर्धी प्रजनन क्या होता है, तो देखिएगा टॉपिक से उठा के पूछा गया है सीधा सीधा। इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। अनिषेक प्रजनन क्या है, तो ये भी देखिएगा टॉपिक से ही उठा के पूछा गया है। साथ ही देखिए परिभाषित कीजिए और साथ ही क्या लिखा है, उदाहरण से समझाइए। फिर एक फूल में मादा प्रजनन अंगों का संरचना लिखिए, तो ये भी आपको बताना है, ये 2 अंक में। फिर प्रश्न पूछा गया है पौधों में पाए जाने वाले द्विनिषेचन की क्रिया विधि को बताना है। फिर क्या है, पर परागण क्या होता है, तो परागण से रिलेटेड एक प्रश्न और देख चुके हैं। साथ ही देखिएगा ये प्रश्न आपका रिपीट हो चुका है। पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए और पुष्प के विभिन्न भागों के कार्य का वर्णन कीजिए, ठीक है। फिर क्या है, स्तरीय वर्धी प्रजनन क्या है, तो स्तरीकरण वर्धी प्रजनन सिलेबस में लिखा हुआ है, मेंशन्ड है। फिर क्या है, एक प्रश्न पूछा गया रोपण क्या है, पौधों में यह किस प्रकार किया जाता है, ये भी 2018 मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से संबंधित प्रश्न तो पूछे जा रहे हैं लगातार, देखिएगा 2016, 2017, 2018, तो आगे आने वाले वर्षों में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा संभावित प्रश्न अगर देखें तो मुकुलन किसे कहते हैं, एक प्रश्न बन सकता है। वर्धी प्रजनन का महत्व लिखे, तो आप प्रश्न में जरूर देखिएगा वर्णन करने बोल रहे क्या पूछा, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या पूछा, महत्व लिखने बोला है। फिर देखिएगा निषेचन के चरणों का उल्लेख करें, तो ये भी एक प्रश्न आपको मिल सकता है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, लिखा हुआ है अनुवांशिकी एवं विकास और अनुवांशिकी एवं भिन्नताएं। साथ में देखिएगा अनुवांशिकी का मूल आधार और साथ में गुणसूत्र और इसके अलावा क्या देखना है, डीएनए। तो यहाँ से भी देखिएगा निरंतर प्रश्न बने हुए हैं मुख्य परीक्षा में। यहाँ डीएनए की संरचना को समझाइए, इसके द्विगुणन पर प्रकाश डालिए, एक प्रश्न ये बना हुआ है। 2012 में 4 अंक का पूछा गया है। साथ ही देखिएगा वंशगणता के गुणसूत्र सिद्धांत की परिभाषित कीजिए, तो ये जो सिद्धांत को परिभाषित कीजिए करके दिया हुआ है 2015 2 अंक में पूछा गया है। साथ में देखिएगा पेलोटिन गुणसूत्र क्या होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इसके फूले हुए स्थानों
का वर्णन करें, क्या कहते हैं ये बताना है। फिर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है डीएनए से, डीएनए की संरचना में उसके महत्व का वर्णन करें। देखिएगा सिलेबस आप देखें तो यहाँ पर ही क्या हो गया है, रिपीट हो गया है। 2012 में पूछा गया है, फिर वही क्वेश्चन कितने अंक का पूछा गया है, 17 में 20 अंक का पूछा गया है। फिर बहुभ्रूणता क्या है, इसके उदाहरण सहित लिखिए, समझाइए। मेंडल के वंशानुगत नियमों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। ये कब पूछा गया है, 2018 मुख्य परीक्षा में 4 अंक का पूछा गया है। अब बात करें इससे संबंधित संभावित प्रश्नों की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुणसूत्र क्या होते हैं, इसके प्रकार लिखिए। फिर इसके बाद देख सकते हैं मेंडल के वंशानुगत नियम का द्विसंकर क्रॉस का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार के यहाँ पर और क्या देख सकते हैं प्रश्न। तो विज्ञान की तैयारी करने या कहें मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र नंबर 4 की अगर आपको तैयारी करनी है और खासकर भाग 1 का, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं टॉपिक वाइज उनका क्या करना है, पहले अध्ययन करना है, पहले उनका लेखन करना है। अब जो टॉपिक बच गए हैं, जैसे कि जिसे हमने यहाँ पर संभावित प्रश्नों की सूची में शामिल किया है, फिर उनको आप क्या करें, हल करें। तो इससे आप पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं, सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।